हेलो गाइस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाइस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये इसको हम लोग आज डिटेल में जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने अब तक जितने भी पार्ट सीखे, जितने भी डेरिवेशन सीखे, उससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किस तरह से निकालते हैं। बट गाइस आगे और भी डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट आने वाले, थोड़े कॉम्प्लिकेट डेरिवेशन हो सकते हैं। तो उसी डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम सीखने वाले हैं। तो ये गॉस थ्योरम ठीक से समझने के लिए हम लोगों को कुछ छोटे मोटे पैरामीटर समझना जरूरी है। उसमें से एक पैरामीटर है गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कभी अगर हम लोग चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये पेन अगर चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी होने के कारण इसके अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, उसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी है, तब जाके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं ठीक से। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझते हैं। अभी मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ओके गाइस। और इस प्लस क्यू चार्ज के पास में मैंने मान लो एक छोटा सा चार्ज, दूसरा कोई एक चार्ज रख दिया क्यू। तो आप सबको पता है कि ये वाला चार्ज बॉडी इस वाले चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा ये आपको पता है। लाइक होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो हम लोगों ने बोला था मान लो ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एफ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपको निकालना पता है। अभी गाइस ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये लगा कैसे, क्योंकि ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम लोगों ने देखा था कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि फील्ड जो होती है, मतलब ये जो चार्ज है इसके अगल बगल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला चार्ज आ गया इसलिए उसके ऊपर फोर्स लगा। अगर ये चार्ज फील्ड में नहीं होता तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, तो फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अभी फील्ड में ऐसी कौन सी बात होती है जो फोर्स अप्लाई करती है, तो उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मदद से समझा था। तो गाइस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग ठीक से समझते हैं तो हम लोगों को इस फोर्स के बारे में भी पता चलता है। हम लोगों ने ये देखा था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउड है वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जहां पे क्राउड कम है वहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये कोई चार्ज है, इसके अगल बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आंखों से तो हमको दिखाई नहीं देंगी। तो इसको ठीक से समझने के लिए हम लोगों ने ये बात बोली थी कि मान लो अगर प्लस क्यू चार्ज होगा, उसके अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था, फील्ड लाइन से, जो कहां से निकलती है, प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है। तो ये फील्ड लाइन हम लोगों ने निकाली थी और ये उसका डायरेक्शन हो गया मान लो। तो इस फील्ड लाइन के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात तो हमको पता है। उसके बाद अभी हमको क्या स्टडी करना है, मान लो गाइस एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो आपके सामने एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लो एक विंडो है, ठीक है। अब इस विंडो को मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मान लो ये जो विंडो आपके सामने है, ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के सामने मैंने इस एरिया को मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप सबको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर गाइज मैं कुछ इस तरह से लाइन निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता हूं, मान लो इधर प्लस चार्ज होगा, इधर माइनस चार्ज होगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपके सामने ऐसे दिखा दी। अब ये सारे के सारे फील्ड लाइन का क्राउड आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है। तो क्राउड अगर एक जैसा होगा, फील्ड लाइन की गर्दी अगर एक जैसी होंगी, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और मान लो यहां पे अब मुझे बताओ गर्दी एक जैसी है क्या, नहीं, यहाँ पे गर्दी कम है, यहाँ पे गर्दी ज्यादा है, यहाँ पे गर्दी फिर से कम है। तो गर्दी अलग अलग है, क्राउड अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो हमको पता है ना। ओके, अभी हम लोगों ने इस विंडो को, इस पर्टिकुलर एरिया को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। चलिए मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूं आपको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने मैंने दिखा दी। अभी बात ये हुई कि ये जो फील्ड लाइन है, इस फील्ड लाइन में से कुछ लाइन इस एरिया में से पास हो रही है और कुछ फील्ड लाइन उस एरिया में से पास नहीं हो रही। तो हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
तो इस एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकलते हैं, काउंटिंग करना है हमको। तो जितने भी फील्ड लाइन निकलेंगे उस नंबर ऑफ फील्ड लाइन को गाइस हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अभी ये थोड़ा अनकंप्लीट डिफिनेशन है, धीरे धीरे हम लोग उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा रफली आइडिया ले लेंगे, फिर एक अच्छा सा डिफिनेशन बना देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे रफ लेवल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकल रहे, कितने फील्ड लाइन निकल रहे, उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो अगर यहां पे आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में से जो आपको गिवन एरिया है उस एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकल रहे बाहर, तो देखो 1 2 3 4 5। सर टोटल तो 6 फील्ड लाइन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी टोटल तो 8 फील्ड लाइन है, बट 8 के 8 फील्ड लाइन इस एरिया में से निकल रहे क्या, नहीं। इस एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकल रहे, सिर्फ और सिर्फ 4। तो हम लोग यहां पे बोल देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 4, क्योंकि किसी गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकलते हैं बाहर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। चलो भाई ठीक है, ये समझ लिया हम लोगों ने, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सेकेंड, अभी हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। वो मॉडिफाई देखो कैसे करते हैं। मान लो गाइस, मान लो अभी मैं आपके सामने एक दूसरा डायग्राम रख देता हूं। अभी देखो, मान के चलते कि एक पर्टिकुलर एरिया है हमारे पास, उस एरिया को हम लोगों ने, किसी गिवन एरिया को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब उस गिवन एरिया में से फील्ड लाइन निकल रहे, बट अभी बात ये है कि उस गिवन एरिया में से जो फील्ड लाइन निकल रहे, फील्ड लाइन तो निकल तो रहे, इस एरिया में से फील्ड लाइन तो निकल रहे, बट वो जो फील्ड लाइन है वो नॉर्मली निकल रही नहीं। अब नॉर्मली का मतलब मैं आपको ठीक से समझाता हूं, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लो ये एक फ्रेम है आपके पास, ये एक फ्रेम है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने, इस एरिया को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इस एरिया में से, ये तो ये देखो, ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया में से फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसी बाहर। अब देखो गाइस, ये जो एरिया है, इस एरिया को, ये जो फील्ड लाइन निकल रही है, ये कैसे निकल रही है, इस एरिया में से नॉर्मली बाहर निकल रही है, मतलब परपेंडिकुलरली निकल रही है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये फील्ड लाइन को थोड़ा मान लो इंक्लाइन रख दिया। अब मान लो हमारे पास ऐसे फील्ड लाइन है, ऐसे फील्ड लाइन है, और इस फील्ड लाइन में हम लोगों ने उसी एरिया को रख दिया। अभी इस एरिया में से फील्ड लाइन कैसे निकल रहे, नॉर्मली तो नहीं निकल रहे, कुछ एंगल बना के निकल रहे। तो हमको वही फील्ड लाइन काउंट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकलते हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा दुरुस्त कर देते, थोड़ा मॉडिफाई कर देते, वो ये कि आपको वही फील्ड लाइन काउंट करना है जो फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर निकल रहे। जो फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर नहीं निकल रहे उसको आपको काउंटिंग में लेना नहीं है। जैसे मान लो ये चारों के चारों फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर निकल रहे थे, चारों पांचों, तो उसको हम लोगों ने काउंट कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। बट अभी अगर आप देखोगे तो ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर नहीं निकल रहे, कुछ एंगल बना के बाहर निकल रहे, तो उसको फिर हम लोग काउंटिंग में नहीं लेंगे। हम लोग वही फील्ड लाइन काउंटिंग में लेंगे जो फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया में से नॉर्मली बाहर निकल रहे हैं, और ये तब जाके हमारा ठीक से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बन जाता है। तो मान लो गाइस, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, और ये फील्ड लाइन है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो मैं काउंटिंग में कौन से लूंगा, वही लूंगा जो नॉर्मली है। तो देखो, ये फील्ड लाइन इस एरिया को नॉर्मली बाहर निकल रहा है, तो 1। ये नहीं लेंगे क्योंकि इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया, 2 3। सो 3 ही ऐसे फील्ड लाइन है जो नॉर्मली बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोल देंगे, 3, ना कि हम लोग 5 6 बोल देंगे। क्योंकि ये बाकी लोग, देखो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये उस एरिया में से निकल ही नहीं रहा, तो उसको काउंट क्यों करना। ये दो भी उस एरिया में से निकल नहीं रहे, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब ये जो फील्ड लाइन है इस एरिया में से निकल तो रहा है, बट नॉर्मली नहीं निकल रहा, तो इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग वही फील्ड लाइन काउंट करते हैं जो फील्ड लाइन नॉर्मली किसी एरिया में से बाहर निकलते हैं, और उसी को हम लोग गाइस बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो आसान भाषा में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितने फील्ड लाइन बाहर निकल रहे हैं,
उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं गाइस। और इसी बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या बनाते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टोटल पासिंग नॉर्मली जो पास हो रहे वही टोटल फील्ड लाइन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो किसी गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रहे हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नंबर होगा हमारे लिए 3, 4, 5, 6। अब उस नंबर से हमें आइडिया आ जाएंगे कि भाई किसी गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर निकल रहे हैं। तो वो आइडिया हमको कहां से मिलेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। चलो सर ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आया, बट सर प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो सर ये मेजर पाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको आंखों से दिखती नहीं है उस चीज को आप काउंट कैसे करोगे। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो देखो गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स माना कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। अब आप काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम लोग एक प्रोसीजर, एक फॉर्मूला उसका जनरेट करेंगे, ताकि उस फॉर्मूला से हमें आइडिया आ जाएंगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फील्ड लाइन कितनी होंगी। तो चलिए फिर वो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, देखते हैं कैसा होगा फॉर्मूला। अभी उस फॉर्मूले को समझने के लिए हम लोगों को एक और टर्म सीखना पड़ेगा। वो टर्म देखिए क्या है। एक और टर्म हमको सीखना पड़ेगा। वो टर्म है बच्चों, वो टर्म है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अभी यार ये एरिया वेक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सर आपने फिजिक्स में तो बेसिक ऑफ फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में तो ये बोला था कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी गाइस। जैसे हम लोग हमारे जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे वो जो हमारा घर होता है वो पर्टिकुलर एरिया में बना होता है। जैसे एक गुंठा, खेती जो होती है, फार्म लैंड जो होता है 1 एकड़ 2 एकड़। तो एरिया हम लोग कभी भी बोलते हैं तो डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट गाइस फिजिक्स में कुछ ऐसे लेसन है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, आगे जाके मैग्नेटिज्म का सीरीज आ जाएगा आपके सामने। वो चैप्टर पढ़ते टाइम आपको कभी कभी एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बनाना पड़ता है। अब क्यों बनाना पड़ता है हम लोग डिटेल में सीखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है। देखो गाइस, वेक्टर क्वांटिटी आप सबको पता है, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होंगी तो उसको दो चीज होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ये दोनों चीज अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को होंगी तो वो वेक्टर कहलाएंगी। अभी एरिया को आपने वेक्टर बोल दिया, अभी इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। चलिए मैं आपके सामने अभी कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, कुछ सरफेस ले लेता हूं। मान लो आपके सामने ये कोई एक सरफेस है, मान लो आपके सामने ये कोई एक सरफेस है, और मान लो आपके सामने ये कोई एक सरफेस है। ऐसे 3-4 मैंने सरफेस आपके सामने रख दिए। अभी देख लेना इसको। एक रफ आइडिया ले लेंगे हम लोग, धीरे धीरे उसको फिर ठीक से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसका एकदम प्रॉपर डेफिनेशन दे देंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे इसको समझते हैं रफली, उसके बाद में उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करते जाएंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्यों एरिया को वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो चलिए पहले एकदम रफ आइडिया लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने एरिया, हम लोग पढ़े बचपन में, हर एक शेप का एरिया हमको पता है। स्क्वायर का एरिया हमको पता होता है लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल का एरिया हमको पता होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको बहुत सारे ऐसे रेगुलर शेप होते हैं जिनके एरिया हमको पता होते हैं। कुछ इरेगुलर शेप भी होते हैं जिनके एरिया हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह की मदद से निकाल भी सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अभी मान लो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो आपके सामने ये सरफेस दिखाई दे रहा है। सरफेस किसको बोलते हैं, जो पार्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं गाइस। अंडरस्टूड? जो भाग एयर के कांटेक्ट में होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, वो सरफेस होता है। अभी मान लो ये जो आपके सामने एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, इसका सरफेस है, ये सरफेस है इसका। अभी मुझे इस सरफेस का एरिया निकालना है। अब आप सिंपली क्या कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। बड़ा सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगी तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड तो मिल गया, बट एरिया को हमको वेक्टर क्वांटिटी बढ़ना है।
एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बना के पढ़ना है तो सर इसका डायरेक्शन बताओ। जैसे मान लो इसका लेंथ है 5 और ब्रेथ है 2, तो 5 इंटू 2 ये हो गया 10 मान लो मीटर स्क्वायर। अब 10 मीटर स्क्वायर तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन बताओ। तो गाइस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आपके सरफेस को आपको एक परपेंडिकुलर निकालना है। आई रिपीट, आपका जो सरफेस है उस सरफेस को आपको एक परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब इस सरफेस को मैं एक परपेंडिकुलर निकालता हूं तो गाइज यही होता है आपके एरिया का डायरेक्शन। तो देखो एरिया वेक्टर को दो चीजें होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एज वेल एज एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग फॉर्मूले से ही निकालेंगे, जो लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग फॉर्मूले पढ़े, लेंथ इंटू ब्रेथ, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कुछ भी होगा। बट उस एरिया का अगर हमको डायरेक्शन देना है, क्योंकि उसको वेक्टर बनाना है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो भी एरिया होगा उस सरफेस को अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन निकालोगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन ही आपका डायरेक्शन होगा। मतलब देखो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मान लो सर्कल है, डिस्क है डिस्क, इसका मेरे को एरिया वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से हमको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कितना एरिया है। बट इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो सरफेस को अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो आपके एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा और कंप्लीट आपको नॉलेज आ जाएगा एरिया वेक्टर का। सो एरिया वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, फॉर्मूले से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ। और उसका डायरेक्शन मैंने बोला कैसे निकालते, सरफेस को एक परपेंडिकुलर निकालना है, वो दे देंगे हमको एरिया का डायरेक्शन। अभी इसकी जरूरत क्या है आपको दिखेंगी धीरे धीरे। सेकंड, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, आपने निकाल दिया, और उस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर। सो ये होते हैं गाइस एरिया वेक्टर, ये होते हैं एरिया वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से, और डायरेक्शन कैसे होंगी, सरफेस को परपेंडिकुलर। सो ये कंसेप्ट होता है गाइस एरिया वेक्टर का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमको एरिया वेक्टर कंसेप्ट पता चाहिए। सिंपल है, मैग्नीट्यूड का तो हम लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं क्योंकि वो तो हमको पता है, जैसा सेफ आएगा वैसा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसी होंगी, इट्स अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर होंगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये कंसेप्ट की मदद लेके हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तैयार करते हैं। चलिए फिर अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फिर से डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सर किसी गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बट वो फील्ड लाइन नॉर्मली होना चाहिए सर, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए सीखते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ बातें पता चली। वो बातें देखो क्या है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, देखिए। मान लो आपके पास ये एक पर्टिकुलर, एक सेकंड, वीडियो चालू है क्या, देखने दो। चलो, मान लो गाइस आपके पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है। चलो, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, एक फ्रेम है, गिवन एरिया है। अब इस एरिया को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रख रहे हैं। चलिए ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने रख दिया। चलो भाई ठीक। और किसी ने हमको पूछा कि बताओ भाई इस गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकल रहे बाहर, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो हम लोग काउंट, देखो अभी तो हम लोग दिख रहा है हमको बोर्ड में, तो अभी फिलहाल सीखने के लिए हम लोग काउंटिंग ले लेते हैं। जब फॉर्मूला आ जाएगा तब काउंटिंग की कुछ जरूरत नहीं होगी, और वैसे भी ये काउंटिंग हम लोग प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, बट सीखने के लिए तो भी मुझे ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। मान लो गाइस इस एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकले बाहर, आप सोचो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने एक गिवन एरिया को रख दिया ऐसे। अब इसमें से कितने फील्ड लाइन बाहर निकल रहे गाइस, इसमें से कितने फील्ड लाइन बाहर निकल रहे, तो हम लोगों ने काउंट किया 1 2 3 4 5। अब देखो ये पांचों के पांचों गाइस इस गिवन एरिया में से नॉर्मली बाहर निकल रहे, तो उसको काउंट करूंगा मैं, वही फील्ड लाइन काउंट करूंगा जो गिवन एरिया में से निकल रहा है, और निकल तो रहे बट वो नॉर्मली निकल रहे। तो हमारे पास आ गया नंबर 5। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे इस वाले सिचुएशन के लिए कितना है, 5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये फाई है, थीटा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया 5। नेक्स्ट, चलो भाई ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज को बदलेंगे, वो बदलने से फ्लक्स बदलता है कि देखेंगे। अगर सच में बदला तो हम लोग बोल देंगे कि भाई फ्लक्स इस चीज के ऊपर डिपेंड है। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे,
अभी हम लोग फ्रेम का एरिया थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी हम लोगों ने फ्रेम का एरिया थोड़ा बढ़ा दिया। देखो ना, ये छोटा फ्रेम था, अभी ये बड़ा फ्रेम है, एरिया बढ़ा दिया। तो देखते हैं फ्लक्स बदलते हैं क्या। फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो इसी यूनिफॉर्म फील्ड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग और समझते हैं इस बात को। चलो अब बताओ गाइस, ये एरिया छोटा था, ये एरिया बढ़ गया। अभी मुझे बताओ, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी जो आप स्टडी कर रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने थे 5, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए गाइस कितने। तो सर जो जो फील्ड लाइन नॉर्मली इस एरिया में से निकल रहे हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो कितना काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे मुझे बताओ फ्लक्स कितना आया गाइस आपका 9। सो कैन यू नोटिस, आप नोटिस कर सकते हो कि यहां पे फ्लक्स था 5 और यहां पे फ्लक्स है 9। क्यों फ्लक्स बढ़ गया गाइस? क्योंकि आपने एरिया बढ़ा दिया। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो उसमें से पास होने वाले फील्ड लाइन भी बढ़ेंगे ना यार, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो उससे पास होने वाले फील्ड लाइन भी बढ़ रहे। तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि जो फ्लक्स होते हैं ये एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एरिया बढ़ाने से फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो हमारे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं कि एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ रहा है, एरिया घटाने से फ्लक्स कम हो रहा है। कम एरिया कम फ्लक्स, ज्यादा एरिया ज्यादा। ओ ये तो कॉमन सेंस है यार। मान लो अगर आपके विंडो से हवा आ रही है, एयर आ रही है, तो अगर आपका विंडो छोटा होगा तो कम हवा आएंगी, अगर आपने विंडो की साइज बढ़ा दी तो यार ज्यादा हवा आएंगी। सिंपल सी बात है ना। तो छोटा एरिया है तो कम फील्ड लाइन निकलेंगे बाहर, ज्यादा एरिया है तो ज्यादा फील्ड लाइन निकलेंगे बाहर। तो अल्टीमेटली फ्लक्स किसको डिपेंड करते हैं, एरिया को। हम लोग ये रफली सीख रहे हैं, इसको धीरे धीरे ठीक बनाएंगे हम लोग। तो ऊपर से रफ आइडिया हमको आ गई कि भाई फ्लक्स जो होता है मतलब टोटल, क्या होता है फ्लक्स, टोटल फील्ड लाइन। क्या होता है फ्लक्स, आसान भाषा में टोटल फील्ड लाइन। तो ये जो टोटल फील्ड लाइन है, ये जो फ्लक्स है, ये एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया को कांस्टेंट रखेंगे। अभी हम लोग एरिया को कांस्टेंट रखेंगे और किसी चीज को बदल के देखेंगे, देखते हैं फ्लक्स बदलता है क्या। एरिया को कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एरिया बदलने से फिर फ्लक्स तो बदल जाएगा ना, फिर हम लोग ऑब्जर्व नहीं ठीक से कर पाएंगे। अभी एरिया कांस्टेंट रखते हैं, फिर भी किसी चीज को बदलते हैं, देखते हैं फ्लक्स बदलता है क्या, ताकि हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। चलिए अभी ये चीज मैं मिटाने जा रहा हूं। अभी आपको एक बात पता है, कौन सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको बात पता है। अभी गाइस मान लो एक बात आपको पता होंगी, वो मान लो जैसे एक कोई चार्ज है Q, जस्ट अ मिनट, थोड़ा गीला हो जाता है बोर्ड। अभी मान लो कोई एक चार्ज है Q, 1 कूलम है, कितना है 1 कूलम। अभी यहां पे हम लोगों ने कोई एक दूसरा चार्ज रख दिया Q, मान के चलो इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया 1 न्यूटन। कितना लगाया 1 न्यूटन। अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि भाई ये 1 न्यूटन फोर्स किसने लगाया, तो आप बोलोगे सर इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लस प्लस है इसलिए रिपल्शन, ये माइनस होता तो अट्रैक्ट किया रहता। अभी ये फोर्स किसने लगाया, अगर मैंने ये सवाल फिर से आपको पूछा तो अलग आंसर अगर देना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये जो फोर्स है ना, ये इसने जो फील्ड बनाया, मतलब ये जो चार्ज है इसके अगल बगल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज के अगल बगल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये चार्ज के अगल बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर ये फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ऐसी खास बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने फील्ड लाइन बताया था। ठीक है, तो इस फील्ड लाइन की मदद से ये फोर्स लगाओ। ठीक है भाई, चलो ठीक। अभी मान लो मैंने एक दूसरा चार्ज ले लिया 10 कूलम। कितना ले लिया, 10 कूलम। ये दूसरा चार्ज, देखो ये 1 कूलम था, मैग्नीट्यूड कम था चार्ज का, अभी 10 कूलम है। फिर से वही चार्ज यहां पे रख दिया Q, सेम चार्ज। अब मैंने काउंट किया तो वो फोर्स मिला मेरे को 10 न्यूटन। मान के चलते एक नॉर्मल वैल्यू है 10 न्यूटन। अभी मैंने फिर से वही सवाल पूछा,
कि यार बताओ अभी इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन किसने लगाया होगा, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा अपने अगल बगल में, वो फील्ड ने इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाया। अभी सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन लगा रहा है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन लगा रहा है। अभी ये फील्ड में क्या फर्क है, ये कम फोर्स है, ये ज्यादा फोर्स है। तो हम लोगों ने एक बात ऑलरेडी सीखी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन की गर्दी ज्यादा होंगी तो वो फील्ड स्ट्रांग है, फील्ड अगर स्ट्रांग है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएंगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइन की गर्दी कम है तो उसका ताकत कम होगा, वो कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ये हमें पता चलता है फील्ड लाइन की गर्दी से। फील्ड लाइन का गर्दी ज्यादा रहा मतलब क्राउड अगर ज्यादा है, देखो क्राउड ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रांग है, ज्यादा फोर्स लगाएंगी। क्राउड अगर कम है तो फील्ड वीक है, ये कम फोर्स लगाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये सारा खेल किसका है, क्राउड का। सो यहां से हमको बस एक बात समझ में है कि क्राउड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, क्राउड कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ताकत हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, याद है ना आपको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा सिंपल टॉपिक था गाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये भी आपको पता चाहिए, जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, समझे ना। तो यहां पे बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है, इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ई से हमें पता चलता है कि फील्ड कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। तो यहां पे ई ज्यादा है, यहां पे ई कम है। चलो ये बात भी समझ में आई। अभी वो हम लोग वो चीज करते हैं, देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया को सेम रखते हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन आ गया हमारा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये। अभी हम लोग एरिया को कांस्टेंट रखते हैं, एरिया को कांस्टेंट रखते हैं। अब इससे हम लोग फील्ड लाइन पास करते हैं। चलो तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने ये एरिया रख दिया, इसमें से फील्ड लाइन निकली बाहर। अभी मुझे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप लोग काउंट करेंगे सर इस गिवन एरिया में से 3 ही फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर निकल रहे हैं, तो फ्लक्स कितना होगा, 3। अभी मुझे एरिया को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। एरिया को हम लोग कांस्टेंट रखते, इतना ही फ्रेम ले लेते, इतना ही फ्रेम ले लेते, सेम एरिया सेम है। अब मैं क्या करता हूं गाइस, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदल देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल देता हूं मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, देखो फील्ड लाइन की गर्दी नॉर्मल है, अभी मैं गर्दी बढ़ा देता हूं फील्ड लाइन की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हूं। मतलब मान लो यहां पे 1 कूलम रखा होगा, अभी मैं यहां पे 10 कूलम रखता हूं, तो चार्ज ज्यादा तो फील्ड लाइन की गर्दी ज्यादा। देखो कम चार्ज में से कम फील्ड लाइन निकलती है बाहर, ज्यादा चार्ज में से ज्यादा फील्ड लाइन निकलती है बाहर, ये तो हम लोग समझ ही सकते हैं। क्योंकि 1 कूलम इसके ऊपर 1 न्यूटन लगा रहा था फोर्स, और 10 कूलम इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, तो इसका तो हम लोग एक ही मतलब बता सकते हैं ना कि 1 कूलम ने कम फोर्स लगाया इसलिए कम गर्दी होगी फील्ड की, फील्ड की गर्दी कम है इसलिए इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइन कम है। 10 कूलम ज्यादा फोर्स लगाता है, भाई ज्यादा चार्ज होगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा ना किसी के ऊपर, तो ज्यादा फोर्स कैसे लगा, क्योंकि फील्ड लाइन की गर्दी ज्यादा होगी। फील्ड लाइन की गर्दी ज्यादा कैसे होगी, क्योंकि फील्ड लाइन ज्यादा हो गई। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा गर्दी होती है ना, कम लोग होंगे तो कम गर्दी। जैसे अमेरिका यूएस में पॉपुलेशन कम है तो गर्दी कम होती है हर जगह। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर चीज में गर्दी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पे 10 कूलम लगाते हैं, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो क्राउडेड होंगे, वो क्राउडेड है। देखो कितना ज्यादा क्राउड है, तो क्राउड अगर ज्यादा है तो फिर गिवन एरिया में से भी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगे ना। अभी मुझे बताओ एरिया तो सेम है बट इसके लिए फ्लक्स कितना है, चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहां पे फ्लक्स कितना मिला, 7। और ये सारे नॉर्मल ही है, मैं अभी उसको भी चेंज करने वाला हूं फिलहाल। तो यहां पे देखो फ्लक्स 3 था और यहां पे फ्लक्स कितना है, 7। सो मैंने एरिया बदला नहीं, फिर भी यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल गए। एरिया को तो मैंने सेम रखा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी और चीज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, देखो गाइस ये फील्ड लाइन की जो गर्दी होती है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस फील्ड लाइन की गर्दी को हम लोग कैसे समझते हैं, ई से समझते हैं। अब ज्यादा गर्दी कम गर्दी ये थोड़ी नॉलेज देंगे, उसके लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
तो गाइस यहां से ये समझ में आया कि यहाँ पे गर्दी कम है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वीक है। यहाँ पे गर्दी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स भी कम, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स भी ज्यादा। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आ गया गाइस, कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो फिर कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आगे चले जाएंगे हम लोग और देखते हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे, ना तो एरिया बदलेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदलेंगे, फिर भी फ्लक्स बदलता है क्या चेक करेंगे। अगर फिर भी बदला तो फ्लक्स और किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी वो कौन सी है वो उसको समझते हैं, देखिए। चलिए, तो आपको बस काउंटिंग करना है कि कितने फील्ड लाइन बाहर निकल रहे हैं। तो चलो काउंटिंग करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो मान के चलो ये आपका पर्टिकुलर एरिया है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उसको रख दिया। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, रख दिया। ठीक है, अभी इसका एरिया है ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ाते हैं। अभी देखना, ध्यान से देखना गाइस। अभी आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये गिवन एरिया रख दिया। अब इस गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं नॉर्मली, उसको आप काउंट करेंगे और उसको ही बोल दोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब आपने काउंट कर लिया, बोलो काउंट कितना है, 1 2 3 4। बोलो इस गिवन एरिया में से कितने फ्लक्स निकल रहे हैं, 4 नॉर्मली। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4। ठीक है सर, समझ में आया। अभी गाइस मैं क्या करता हूं, ना तो एरिया बदलूंगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की गर्दी बदलूंगा, मतलब फील्ड लाइन की गर्दी बदलूंगा। मतलब ना तो मैं ए बदलूंगा ना तो ई बदलूंगा, देखते हैं फ्लक्स बदलता है क्या। अभी मैं क्या कर देता हूं, ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बदलना नहीं। देखो यहां पे और यहां पे गर्दी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां पे भी ये और यहां पे भी ये। हाँ, अगर गर्दी कम ज्यादा होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता, बट फिलहाल तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, और एरिया ये है, पहले ये था। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है। इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, और इस विंडो में से हवा निकल रही है। अब हवा को हमको काउंट करना है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। हवा मतलब फील्ड लाइन। अभी हम लोग इस विंडो को देखो कैसा कर देते हैं, अभी इस विंडो को ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर दिया। देखो अभी भी एरिया वही है, मैंने एरिया बदला क्या, नहीं, सिर्फ इसका ओरिएंटेशन बदला। पहले एरिया ऐसा था, अभी एरिया हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ओरिएंटेशन बदल दिया। अब देखो गाइस, हवा तो ऐसी आ रही है, ऐसा थोड़ी ना अभी हवा ऐसे आके ऐसे जाएंगी, हवा तो वैसे ही जाएंगी ना, तो हवा तो वैसे ही जाना है। अभी मुझे बताओ इस विंडो में से कितना हवा निकल रहा है, कुछ भी नहीं, 0 हवा निकल रहा है। अरे गाइस, अगर आप विंडो ऐसी रखोगे तो विंडो में से हवा निकलेंगी, हवा तो ऐसी जा रही है ना। और विंडो को अगर ऐसा रखोगे तो हवा जाएंगी। अभी विंडो को अगर आपने ऐसा कर दिया तो मुझे बताओ इस विंडो में से कितना हवा जाएगा, 0 हवा जाएगा, कुछ भी हवा नहीं जाएगा। तो दैट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से, देख लीजिए कि अगर मैंने विंडो को ऐसा रख दिया, अब यहां पे मैंने एरिया बदला ही नहीं, बिल्कुल नहीं बदला, यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदली नहीं। तो अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि बताओ बच्चों इस गिवन एरिया में से, जो कि उतना ही है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली कितने निकल रहे, तो आप बोलोगे कि सर 0, एक भी फील्ड लाइन नहीं निकल रहा नॉर्मली। तो यहां पे फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो देखो मैंने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदली ना तो एरिया बदला, फिर भी फ्लक्स बदल गया। तो इसका मतलब फ्लक्स और एक चीज के ऊपर डिपेंड है, और वो चीज है गाइस आपके गिवन एरिया का ओरिएंटेशन। इसलिए हमको एरिया वेक्टर चीज पढ़ना पड़ा कि आपके गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकलते हैं बाहर, वो आपके गिवन एरिया के ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एरिया का डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है, इसलिए हम लोगों को एरिया को डायरेक्शन दे दिया और एक नई क्वांटिटी बनाई, एरिया वेक्टर। और वो चीज क्या है बच्चों, कि वो चीज है थीटा। अब ये थीटा क्या है गाइस, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई। अभी ई का तो डायरेक्शन सबको पता है, और अब अभी हम लोगों ने ए का भी डायरेक्शन देख लिया। ए का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ गाइस, ये अगर आपका एरिया वेक्टर होगा, ध्यान से सुनिए, ये अगर आपका एरिया वेक्टर होगा
तो इसका ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। तो देखो गाइस, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बोलो ई में और ए में एंगल कितना है, 0। यहां पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ये ई का डायरेक्शन, और यहां पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसा। देखो ना, सरफेस को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो ई और ए में का एंगल कितना है, यहां पे 90। ई और ए में का एंगल कितना है, 90। तो गाइज ये 3 पैरामीटर के ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। किसके ऊपर, 3 पैरामीटर के, ए, ई और थीटा। और इस फाइनल सारी बातों को हम लोगों ने कंसिडर करके एक फॉर्मूला बना दिया फ्लक्स का, और वो फॉर्मूला ये आ गया बच्चों कि आपके फ्लक्स 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ई, ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में क्या एंगल है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब आपके घर में आप विंडो तो लगा रहे हो, बट यार विंडो अगर मान लो आपने स्लैब को लगा दिया विंडो, तो फिर क्या फायदा, उसमें से थोड़ी हवा आएंगी, उसमें तो धूल मिट्टी आ जाएंगी। तो विंडो तो आप ऐसी लगाओगे ना ताकि हवा आ सकेंगी। समझ में आ रहा है? तो किसी गिवन एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने निकलते हैं, तो ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करती है, बट उन दोनों में जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। समझते उसको ठीक से। और फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो ये फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। मैंने कॉस क्यों लिया मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ई इंटू ए इंटू कॉस, क्योंकि किसी भी एंगल का कॉस साइन नहीं तो टैन लेते हैं ना हम लोग, तो सिर्फ एंगल थोड़ी लिख सकते। सो ये फाइनली फॉर्मूला आ गया गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो जो हमारा डाउट था कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, वो तो सर काउंट नहीं कर सकते हम लोग। अरे भाई काउंट नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मेजर करना मैंने आपको पढ़ाया। एरिया को तो हम लोग मेजर कर सकते हैं फॉर्मूला से, पाई आर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ, और थीटा हमको पता होगा। तो ये तीनों वैल्यू अगर आप मेजर कर सकते हो तो आप फ्लक्स भी मेजर कर सकते हो। और फ्लक्स मतलब टोटल फील्ड लाइन। तो जो चीज हमारे आंखों से नहीं दिखती उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सो ये होता है गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। ठीक है गाइस, और इसको और डिटेल में हम लोग जानते हैं, इसको और इलेबोरेट करते हैं। आपको याद है 11th में हम लोग स्केलर और वेक्टर चैप्टर पढ़े थे, उसमें एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा। तो जब जब फिजिक्स में मुझे ए बी कॉस थीटा दिखेगा, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो फ्लक्स को हम लोग दूसरे भाषा में क्या लिखेंगे, देखो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा है, सो कैन आई राइट गाइस इन वेक्टर फॉर्म, इट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी किसी दो चीजों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो मिलने वाली जो टर्म होती है वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर एरो नहीं भी दिया तो भी चलेगा। अरे गाइस हम लोगों ने बोला था ना कि किसी भी दो चीजों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, उस मल्टीप्लीकेशन से अगर आपको रिजल्टेंट स्केलर मिलता है तो वो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा स्केलर प्रोडक्ट होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्लक्स क्या होते हैं, एक काउंटिंग होता है नंबर। जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट है काउंट करके बताओ तो 100 200। अब इसको थोड़ी ना डायरेक्शन होता है कि ईस्ट में 200 है और वेस्ट में 300 बच्चे बैठे हुए क्लास में, नहीं। तो ये तो काउंटिंग है। उसी तरह फ्लक्स भी तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन ही है, एक काउंटिंग ही है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो जाएगा, स्केलर है। और यहां से भी फॉर्मूला से भी हमें समझ रहा है कि फ्लक्स जो है वो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि कॉस है। अगर साइन थीटा रहता तो क्रॉस प्रोडक्ट होता। अब ये छोटा मोटा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। एनीवे उसको बगल में रखते हैं हम लोग। तो गाइस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्मूले, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, और वेक्टर फॉर्म में हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है गाइस, चलो अभी उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। देखिए ये फॉर्मूला को और एक वे से हम लोग समझते हैं। देखिए अभी मान लो गाइस आपके पास एक फ्रेम है, अभी आपके पास एक मान लो ये फ्रेम है, ठीक। अभी इस फ्रेम का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, मान लो ये आपका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर। हम लोगों ने पता है ना किसी भी सरफेस को अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। अभी इसमें से मान लो गाइस ये फील्ड लाइन गए, ये फील्ड लाइन गए, ये फील्ड लाइन गए, ये गए, ठीक। ये फील्ड लाइन तो चले गए। एक सेकेंड,
ये फील्ड लाइन। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अभी मुझे किसी ने मान लो ये 2 मिनट मिटा देता हूं, ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो अपने को, ठीक। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। अभी किसी ने मुझे पूछा कि भाई बताओ फ्लक्स कितने हैं, तो हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि भाई इस गिवन एरिया में से कितने फील्ड लाइन निकल रहे हैं। बट वो सारे के सारे फील्ड लाइन कैसे निकलना चाहिए, नॉर्मली निकलना चाहिए। अभी मुझे बताओ ये नॉर्मली निकल रहे क्या, नहीं। ये था आपका एरिया, फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहे, फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहे, तो आप इसको काउंट करोगे क्या, नहीं। हम लोगों को तो नॉर्मली लेना है। अभी हम लोग नॉर्मली कैसे लेंगे, नॉर्मली तो है नहीं। बट अगर आप देखोगे गाइस, मान लो अगर इस पर्टिकुलर एरिया में से कुछ चीजें ऐसी बाहर निकल रही है, तो उसको तो हम लोग काउंट नहीं करना है। हमको तो फील्ड लाइन वो काउंट करना है जो नॉर्मली निकल रहे बाहर। देखो इस एरिया को नॉर्मली जो निकल रहे उसको ही काउंट करेंगे। तो अभी यहां पे तो नॉर्मली निकल नहीं रहे, तो हम लोग क्या करते थे गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजोल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में। देखो गाइस मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस परपेंडिकुलर को एक थीटा बनाया, एंगल बनाया थीटा। तो ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको रिजोल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा। अभी मुझे बताओ, आपके पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको काउंटिंग में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जो गिवन एरिया को परपेंडिकुलर है। अभी मुझे बताओ इन 3 में से आपके गिवन एरिया को कौन सा परपेंडिकुलर है, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, एरिया, इसका एरिया इंटू ई लेना है, ई साइन थीटा लेना है कि ई कॉस थीटा लेना है। सर हम लोग तो वो लेंगे जो नॉर्मली है, तो हम लोग ई तो नहीं लेंगे क्योंकि ये इंक्लाइन है। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है कि वो फील्ड लाइन काउंट करो जो नॉर्मली बाहर निकल रहे हैं। ई साइन थीटा भी नहीं लेंगे क्योंकि ई साइन थीटा तो ऐसा है, आपका जो एरिया है वो तो ऐसा है ना, एरिया वेक्टर तो ऐसा है, ई साइन थीटा तो ऐसा है। तो ये वाला फील्ड लाइन हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये वाला नहीं काउंट करेंगे। काउंट कौन सा करेंगे, ये वाला ई कॉस थीटा। तो यहां पे आ जाएगा ई कॉस थीटा, तो आ गया ना। तो ये अलग वे से मैंने आपको फॉर्मूला निकाल के दिया, देखो वही फॉर्मूला आ रहा है। सो अल्टीमेटली हमको एक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका है जो कि ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो ये होता है गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कभी कभी अगर ई और ए में कुछ एंगल होगा 0, तो फिर तो आप डायरेक्टली जो एंगल होगा वो डाल दो, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ई ए कॉस थीटा, ठीक है गाइस। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएंगे किसी भी गिवन एरिया को, किसी भी गिवन एरिया को। आई बात समझ में गाइस। तो चलिए यहां से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो डेफिनेशन पता चल जाएगा। अभी इसके रिलेटेड हम लोग 1-2 बातें देख लेते हैं। जैसे गाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, चलिए अभी फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू ए, ये फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम, अगर आपको याद होगा तो, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया गाइस हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसको कोई कोई और में वोल्ट मीटर भी बोलता है, तो ये याद रखना है आपको, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या तो फिर वोल्ट मीटर। और गाइस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अभी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट ही हमको मदद करेगा गॉस थ्योरम सीखने के लिए। अभी गॉस थ्योरम क्या होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे डेफिनेटली। बट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आई होप कि टोटली आइडिया आ गए होंगे, ठीक है गाइस। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट होते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।